Go. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्वागत है आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार विभिन्न स्रोतों जैसे द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इत्यादि से। साथ ही सम्मिलित किया जाता है विभिन्न वन लाइनर्स को जो महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बुलेटिन और देखते हैं सबसे पहले सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइन। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। NHAI ने देश भर में राष्ट्रमार्गों की दक्षता का आकलन एवं उनकी रैंकिंग करने का निर्णय लिया। हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दे दी है। दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलेगा SC/ST उम्मीदवारों के समान लाभ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। जहाजरानी मंत्रालय ने नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गौरव प्राप्त किया। हम देख रहे हैं 7 से 13 जुलाई के करंट अफेयर्स। आइए देख लेते हैं सबसे पहले वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नागरिकों के उपयोग में लाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान हेतु किस चैलेंज को लॉन्च किया गया है? तो यह है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। हाल ही में परियोजना की समीक्षा से चर्चा में रहे भारत द्वारा बनाए जा रहे ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना और जया कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह श्रीलंका में किया जा रहा है। हाल ही में सरकार के द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है एवं फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह अभियान का नाम है फिट है टू हिट है इंडिया और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी फिट इंडिया अभियान की। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए जाने से घोषणा में रही अलाइनमेंट्स क्या है? तो अलाइनमेंट्स जो है वो भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नितिन गडकरी द्वारा राज्यों को भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और कर राहत के कार्यों में तेजी लाने से चर्चा में रही चंबल एक्सप्रेसवे किन स्थानों को आपस में जोड़ेगी? तो यह भिंड को कोटा से जोड़ेगी जो कि दोनों राजस्थान में है। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा की समीक्षा से चर्चा में रहे रोग प्रतिरोधी प्रजाति HD 3226 और अर्क अबेद किन फसलों की प्रजातियां हैं? तो HD 3226 जो है वो गेहूं की प्रजाति है और अर्क अबेद जो है वो टमाटर की प्रजाति है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे करण 4 जो है वो गन्ना की प्रजाति है और ये भगवा जो है जिसमें आपका आयरन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है। वो भगवा जो है वो अनार की प्रजाति है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा भगवा जो है वो अनार की प्रजाति है, करण 4 जो है वो गन्ना की प्रजाति है और HD 3226 जो है वो गेहूं की प्रजाति है तथा अर्क अबेद जो है वो टमाटर की प्रजाति है। तो यह चारों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कौन किसकी प्रजाति है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को के घरों तक गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से चर्चा में रही मेडिकल वैन धन्वंतरी रथ किस शहर से संबंधित है? तो अहमदाबाद में इसका परिचालन किया गया है धन्वंतरी रथ का, याद रखिएगा। हांगकांग में चीन के द्वारा विवादित कानूनों को लागू करने पर किस देश के द्वारा हांगकांग के 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश की गई है? तो ब्रिटेन के द्वारा हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने की पेशकश की गई है।
हाल ही में विस्फोट से चर्चा में रहे नातांज परमाणु संवर्धन केंद्र किस देश में अवस्थित है? तो यह ईरान में अवस्थित है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो व्हाट्सएप के द्वारा की गई है और अभियान का नाम याद रखिएगा, इट्स बिटवीन यू। हाल ही में एनजीटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से चर्चा में रही यमुना निगरानी समिति में कौन कौन से विशेषज्ञ शामिल हैं? तो यमुना निगरानी समिति में बीएस साजवान और शैलजा चंद्रा शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा खालिस्तानी समर्थक किस गैर कानूनी संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट को बैन कर दिया गया है, मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, इस संगठन का नाम है। हाल ही में किस राज्य ने 1 साल तक के लिए कोरोना वायरस से जुड़े सभी दिशा निर्देश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो यह राज्य कौन सा है? केरल है। मतलब केरल के लोगों को सभी सुरक्षा दिशा निर्देश जो हैं वो पालन करना अनिवार्य होगा 1 साल तक। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का संक्रमण का पता लगाने के लिए सस्ता और बिना बिजली से चलने वाला किस सेंट्रीफ्यूज का विकास किया है? तो इस सेंट्रीफ्यूज का नाम है हैंडी फ्यूज। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा वैवाहिक दुष्कर्म, यौन अपराधों, इच्छा मृत्यु, राजद्रोह इत्यादि की परिभाषा पर पुनर्विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, यह याद रखिएगा। और सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 सदस्यीय यह समिति है। हाल ही में रिलायंस कंपनी के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की तर्ज पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जियो मीट को लॉन्च किया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोरोना काल में कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का, तो इसलिए यह जियो मीट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में विवाद निवारण प्रक्रिया से चर्चा में रहे संयुक्त समग्र कार्रवाई योजना यानी कि JCPOA पर ईरान के साथ कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये है P5+1। P5 का मतलब होता है परमानेंट 5, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मतलब कि अस्थायी 5 सदस्य हैं उनको P5 कहा जाता है, और +1 यानी कि एक और सदस्य इसमें शामिल है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और रूस इसमें शामिल हैं जिन्होंने JCPOA पर ईरान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन हैं? तो इनका नाम है जोया खान, जो कि गुजरात से हैं। भारत में टिड्डियों के हमले की चेतावनी से चर्चा में रहे खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FAO की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा बंदरगाह पर परिचालन की शुरुआत से चर्चा में रहे चाबहार बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह किस सागर या खाड़ी में स्थित है? तो यह ईरान में स्थापित किया जा रहा है और ओमान की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीन के द्वारा जो ग्वादर पोर्ट विकसित किया जा रहा है पाकिस्तान में, उसी के जवाब में भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास करने का निर्णय लिया था। हाल ही में चीन में ब्लैक डेथ नाम से मशहूर किस बीमारी के मामले दर्ज किए गए हैं एवं इस बीमारी के वाहक कौन होते हैं? तो ब्यूबोनिक प्लेग का जो है यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है और पिस्सू जो होते हैं वो इसके वाहक होते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रवासियों से संबंधित एक्सपेक्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीयों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15% तक सीमित करने का फैसला लिया गया है? तो यह देश है कुवैत। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो प्रवासियों के लिए जो है यह बिल मंजूर किया गया है, जिसमें प्रवासियों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना के द्वारा सैन्य उपकरणों की खरीद के संदर्भ में चर्चा में रहे प्रेडेटर B और C गार्जियन क्या है एवं इसे किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? सशस्त्र हमला करने में सक्षम ये ड्रोन है प्रेडेटर B और C गार्जियन, और इनका निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत ने इसकी खरीद की है अमेरिका से, तो याद रखिएगा। हाल ही में 12 लाख करोड़ का मार्केट प्राप्त करने की उपलब्धि किस भारतीय कंपनी ने हासिल की है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने हासिल किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य के कैबिनेट के द्वारा निजी क्षेत्र
की नौकरियों में राज्य के 75% युवाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। तो यह राज्य है हरियाणा। राज्य के 75% युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। सीबीएसई किस दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी? तो यह कंपनी है फेसबुक। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। भारतीय रेलवे ने किस समय सीमा तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक का यह लक्ष्य रखा गया है, जब जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेगी भारतीय रेलवे। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की गुणवत्ता के सुधार हेतु किन प्रमुख मानदंडों पर सड़कों की रैंकिंग प्रदान करने की घोषणा की है? तो 45% जो है वो राजमार्गों की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी पर, राजमार्ग की सुरक्षा पर 35% और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाओं पर 20% की जो है वो रैंकिंग की जाएगी। भारत में 118 सालों के बाद दुर्लभ प्रजाति के ऑर्किड फूल ग्राउंड ऑर्किड मिलने से चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। खास करके यूपी पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि अपने नाम की? तो इनका नाम है जी आकाश, जो कि तमिलनाडु से हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय तूफान एडवर्ड किस शहर या महासागर से संबंधित है? तो यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है, नाम है एडवर्ड और यह उष्णकटिबंधीय तूफान है। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से चर्चा में रहे ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो यह इजराइल का जासूसी उपग्रह है, याद रखिएगा, नाम है ओफेक 16। हाल ही में आईटी संबंधी अभिनव सुविधाओं के शुभारंभ से चर्चा में रहे तुरंत कस्टम्स के तहत कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो तेजी से आयात और निर्यात क्लियरेंस देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किन संगठनों ने औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण एवं पादप जर्म प्लाज्म की तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु आपस में समझौता किया है? तो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने आपस में समझौता किया है। अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के भीतर पाए जाने से चर्चा में रहे माइक्रोप्लास्टिक कण का आकार और आयाम कितना होता है? तो 5 मिलीमीटर से छोटा होता है ये प्लास्टिक का कण। याद रखिएगा, अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के भीतर यह पाए गए हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। चीन में उइगर मुसलमानों के नरसंहार के विरुद्ध उइगर मुसलमानों द्वारा पैरवी करने से चर्चा में रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्थापना जो है 1945 में हुई थी और द हेग या हेग जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर मंत्री स्तरीय वार्ता से चर्चा में रहे UNFCCC कन्वेंशन किस सम्मेलन की उपलब्धि है एवं इसका उद्देश्य क्या है? तो 1992 में जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो है UNFCCC की स्थापना की गई थी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है एवं इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ब्रिटेन जो है वो शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंकिंग जो है वो 34वीं है। चर्चा में रहे आज़ाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट। आज़ाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं यह प्रोजेक्ट किस अवसंरचना निर्माण का हिस्सा है? तो POK में झेलम नदी पर यह परियोजना स्थापित की जा रही है, आज़ाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट, और यह CPEC का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका में अनुसंधान से चर्चा में रहे हर्ड इम्यूनिटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जनसंख्या के अधिकांश हिस्से का संक्रमित होने के उपरांत प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना इसका सिद्धांत है हर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने मलावी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लजारुस चकवेरा। लजारुस चकवेरा ने मलावी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है और मलावी का जो है राजधानी और मुद्रा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है नया शपथ लेते हैं। हाल ही में ईरान के आक्रमण को विफल करने से चर्चा में रहे मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो यह इजरायल की खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत का रॉ है
पाकिस्तान का ISI है, इसी तरह से आपका इजराइल का है मोसाद। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसकी दक्षता में गठित समिति ने विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर की इकाई में हुए गैस लीक के हादसे की जांच की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की है? तो यह है नीलव कुमार प्रसाद। ठीक है, तो यह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर की इकाई में जो गैस लीक का हादसा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था न्यूज में। हाल ही में चर्चा में रहे मियावाकी पद्धति किस क्षेत्र से संबंधित है एवं इस पद्धति की क्या विशेषता है? तो यह वृक्षारोपण की पद्धति है। कौन सी? मियावाकी पद्धति। और सीमित संसाधनों में तेजी से जंगलों का विकास जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने गंगा नदी के पुनरुद्धार एवं नदी वसीन के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने ऐसा किया है, 3000 करोड़ की मंजूरी दी है गंगा नदी के पुनरुद्धार एवं नदी वसीन के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत मालगाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने में सफलता हासिल की है? तो इस मिशन का नाम है मिशन शीघ्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के विद्यार्थियों के लिए, तो याद रखिएगा। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त करने में सफलता हासिल की है? तो ये देश हैं श्रीलंका और मालदीव। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि लक्ष्य से पहले हासिल कर लिया गया है। हाल ही में अमेरिका प्रशासन के द्वारा बदलाव से चर्चा में रहे F1 और M1 वीज़ा किस लिए जारी किए जाते हैं? तो अकादमिक पाठ्यक्रम हेतु F1 वीज़ा जारी किया जाता है और M1 वीज़ा जो है वो वोकेशनल कोर्स के लिए जारी किया जाता है। हाल ही में किस योजना के तहत मंत्रिमंडल द्वारा शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास की स्वीकृति दी गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसकी स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा टाइगर, घड़ियाल और हाथियों के समान संरक्षण की सिफारिश करने से चर्चा में रहे डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। ठीक है, और इसको घोषित कब किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने के लिए लाभार्थियों को LPG प्रदान करने से चर्चा में रहे उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी बलिया, उत्तर प्रदेश से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके UPPSC के लिए, क्योंकि बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी, उत्तर प्रदेश से, तो याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई से चर्चा में रहे किस राज्य ने अध्यादेश द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? तो यह देश है, यह क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने औपचारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को प्रदान की है? तो यह है अमेरिका, जो कि WHO से बाहर होने जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के काल में आपका चीन के साथ मिली भगत का आरोप अमेरिका हमेशा से WHO पर लगाता आ रहा है, और यह कुछ हद तक सच्चाई भी है इसमें। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के द्वारा जारी रिपोर्ट गैस बबल से चर्चा में रहे तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के कौन कौन से संघटक तत्व होते हैं? तो मीथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होता है। किसमें? लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस यानी कि LNG में। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जारी किया है, और रिपोर्ट का नाम है गैस बबल। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल को निखारने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा है, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट का कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दलाई लामा के जीवन से जुड़ी हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनका नाम है तेंजिंग ग्याचे तेथोंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दलाई लामा हमेशा से चर्चा में रहते हैं, और ख़ास करके अभी जो है चीन का दादागिरी जो चल रहा है उसके कारण तो तिब्बत और दलाई लामा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था एवं इस योजना की थीम क्या है? तो इसका आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया जा रहा है, और बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड इसका थीम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रित अंक जारी करने से चर्चा में रहे मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों का पुनर्मुद्रण किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत किया जा रहा है। नवोन्मेष और उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त किस 750 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो रीवा सौर परियोजना, मध्य प्रदेश। हाल ही में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। हाल ही में उद्घाटन से चर्चा में रहे जम्मू और कश्मीर के कठुआ और अखनूर जिले में। याद रखिएगा, कठुआ और अखनूर जिला
समेत सीमावर्ती क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के पुल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट संपर्क। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। श्रम सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा श्रम सुधारों से जुड़े किस कानून के विशेषज्ञों से राय मशवरा हेतु सार्वजनिक किया गया है? तो मजदूरी संहिता को राय मशवरा हेतु सार्वजनिक किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। बॉयलर विस्फोट के मामले में एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाए जाने से चर्चा में रहे एनएलसी इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है एवं यह क्या कार्य करती है? तो यह नेवेली तमिलनाडु में स्थित है और लिग्नाइट कोयले का उत्खनन करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की भविष्यवाणी हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से कितने जिलों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो 200 जिलों में ऐसा किया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बाघ गलियारों में सड़क निर्माण के संदर्भ में चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई एवं इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। डीपीआईआईटी द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को किस समय सीमा के भीतर नए उत्पादों की लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना उपलब्ध करवाने का दिशा निर्देश दिया गया है? तो ये 1 अगस्त से पहले जो है जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है सबको नए उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि जिस देश में वह उत्पाद बना है उसकी सूचना उपलब्ध करानी होगी। हाल ही में किस देश में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से विमान यात्रा के दौरान सफलतापूर्वक 100 MB से अधिक इंटरनेट की गति उपलब्ध कराने का सफल ट्रायल किया गया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में नेपाल के किस सांसद को काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने के विरोध से पार्टी समेत सांसद के पद से हटा दिया गया है? तो इनका नाम है सरिता गिरी। हाल ही में जैसा कि हम लोग जानते हैं नेपाल ने चीन के इशारे पर जो है क्या किया है, भारत का उत्तराखंड का 3 क्षेत्र जो है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो है उसको अपने नक्शे में शामिल कर लिया है और इसको अपने संसद से भी पारित करा लिया है। तो इसका विरोध करने के लिए जो है एक सरिता गिरी नाम की जो सांसद थी नेपाल की वो खड़ी हुई थी संसद में और इस कारण से उनको जो है सांसद के पद से हटा दिया गया है और इनके पार्टी को निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में चीन के बाद किस देश ने भारत के टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो यह भी नेपाल ने ही किया है जो कि आजकल चीन का पालतू कुत्ता बना हुआ है। पाकिस्तान के बाद बाजार में कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने हेतु हाल ही में सरकार के द्वारा AI आधारित किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टल है। हाल ही में सरकार के द्वारा भारत के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित किस श्वेत पत्र को जारी किया गया है? तो इसका नाम है फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और नौवहन में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन हेतु किस मसौदा विधेयक को प्रस्तुत किया गया है? तो नौवहन सहायता विधेयक 2020 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लेबनान में। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य समन और नोटिस भेजने के लिए किन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को मंजूरी प्रदान की है? तो व्हाट्सएप है, ईमेल है और फैक्स है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों के गैर निजी डाटा संग्रह करने वाली कंपनियों फेसबुक, गूगल और अमेजॉन पर नीति नियंत्रण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था? तो क्रिस गोपालाकृष्णन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेबिनार से चर्चा में रहे गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम को क्यों एवं किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने हेतु इसे लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से? फेसबुक की सहायता से। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है ये, तो याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किस स्थान पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह रीवा मध्य प्रदेश। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया को युद्धाभ्यास में शामिल किए जाने के संदर्भ में चर्चा में रहे मालाबार सैन्य अभ्यास में
कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो अमेरिका, जापान और भारत जो है इसमें शामिल होते हैं, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। और ये चारों देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं, जो कि चीन के एशिया में बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए एक संगठन है। क्वाड में शामिल कौन कौन है, तो अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय कारोबारी को दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विश्व के टॉप 10 अमीरों में रखा गया है, तो यह है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप 7 में अब ये आ गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारतीय वायुसेना द्वारा तैनाती से चर्चा में रहे अपाचे क्या है एवं इसे किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे बोइंग कंपनी ने तैयार किया है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की पर रिएक्शन में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, तो चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया हांगकांग पर, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया यानी कि निर्यात किया, तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला स्थित है, जहां से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का आयात या निर्यात किया गया है। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, तो भारत है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यह जो है बाघों की जनगणना करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण था बाघ की जनगणना हेतु, और यह 2018 में कराया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है, तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पहली है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से जुड़ा हुआ कोई भी समाचार आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। जिस राज्य के नौदान पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश है। दरोगा या फिर इंस्पेक्टर या फिर पुलिस की बहाली से संबंधित कोई भी जो परीक्षा होगी उसमें यह पूछा जा सकता है। नौदान पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा, और कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है, तो कृषि अवसंरचना कोष जो होगा वह 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया, तो यह है मुंबई, और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हाल ही में जिस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, तो कर्नाटक राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो यह है गोल्डन बर्डविंग तितली। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी तितली भारत की है ये गोल्डन बर्डविंग तितली। हाल ही में जिस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो असम। तो इससे क्वेश्चन बनता है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा तो इसको क्या क्या लाभ होने वाला है। हाल ही में जिस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है, ओडिशा ने की है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसानों के लिए कोई भी योजना शुरू होती है किसी भी राज्य में तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वन लाइनर्स देखा, जो कि 7 से 13 जुलाई के बीच का है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं प्रीलिम्स बूस्टर्स में कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और बाकी के पॉइंट्स जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे भाग 2 में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स बूस्टर की। पहला है जरदोजी कला। कोविड-19 के कारण भोपाल के जरदोजी कलाकारों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देख लेते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य इसके बारे में। ऋग वैदिक काल में जो है
जरदोजी कढ़ाई के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु मूल रूप से भारत में 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों द्वारा जरदोजी की शुरुआत की गई थी। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में फारसी जरदोजी कढ़ाई को अधिक मान्यता मिली थी। औरंगजेब के शासनकाल के तहत इसको मिलने वाला शाही संरक्षण बंद हो गया, जिसके कारण इस कला का पतन हो गया था। तो औरंगजेब के समय में संरक्षण बंद हो गया था और मुगल सम्राट अकबर जो था उसने इसको संरक्षण दिया था फारसी जरदोजी कढ़ाई को। देख लेते हैं ये है क्या। तो जरी का काम या जरदोजी जो है एक ऐसी कला है जो कसीदाकारी और डिजाइनरों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है तथा भोपाल के पुराने शहर की संकरी गलियों में जीवित है। यह कला भारत में कहाँ से आई थी? फारस से आई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ है जार अर्थात स्वर्ण और दोजी का अर्थ है कढ़ाई। इसका मतलब है कि इसमें सोने के धागे के साथ कसीदाकारी की जाती है कपड़ों पर। शुरुआती दौर में जरदोजी कढ़ाई में शुद्ध चांदी के तारों और सोने की पत्तियों का उपयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में जरदोजी कारीगर सोने अथवा चांदी की पॉलिश किए हुए तांबे के तार एवं रेशम के धागे का उपयोग करते हैं। वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री GIR ने लखनऊ जरदोजी के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया था। तो GI टैग प्रदान किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लखनऊ जरदोजी के लिए। भारत के अलावा जरदोजी कढ़ाई जो है वो ईरान में किया जाता है, अजरबैजान, इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी प्रसिद्ध है। और भारत में इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन है? तो लखनऊ है, भोपाल है, हैदराबाद है, दिल्ली है, आगरा है, कश्मीर है, मुंबई है, अजमेर है और चेन्नई है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बलराम योजना, जो कि हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा वन लाइनर्स में यही था, बलराम योजना। तो ओडिशा सरकार ने यह योजना शुरू की है। किसके लिए? भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए। यह योजना मुख्य तौर पर राज्य के भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे राज्य के 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के सहयोग से किया जाएगा। वहीं गांव के कृषि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। बलराम योजना के तहत ऋण संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। तो इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। असम, यहाँ पर इसका मैप भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये रहा आपका देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम सरकार के द्वारा यह घोषणा देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सशर्त मंजूरी देने के कुछ महीनों के बाद इसका फैसला किया गया है। असम सरकार के इस निर्णय के बाद CIL की सहायक कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने क्षेत्र के सभी खनन कार्य को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है वह टोटल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध क्षेत्रों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिव सागर में फैला हुआ है और यह माना जा सकता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। यह वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां कुछ गतिविधियों जैसे चराई की अनुमति आदि की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाने के बाद इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कुछ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, किंतु एक राष्ट्रीय पार्क में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मुख्य अंतर होता है दोनों में, याद रखिएगा। यद्यपि वर्ष 1995 में इस अभयारण्य के 267 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 2004 में, याद रखिएगा। और वर्तमान में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में ऊपरी देहिंग, जॉयपुर, दीरक आरक्षित वनों के कुछ भाग शामिल हैं। उत्तरी पूर्व कोलफील्ड जो है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की खनन परियोजना वाला क्षेत्र इस अभयारण्य से 9.19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा, जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो है काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा जो है वो असम में स्थित है और ये सब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देख लेते हैं चर्चित स्थल कौन सा है?
एक यूरेनियम समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करने वाली भूमिगत अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज में आग लग गई थी। और यह जो है फैसिलिटी भूमिगत है जिसमें आग लग गई थी। ईरान के केंद्रीय इस्फहान प्रांत में यह स्थित है और देश का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन सुविधा केंद्र है। इसे ईरान के पहले पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र के रूप में जाना जाता है। यह ईरान के 2015 के परमाणु समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी की गई साइटों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन NATMO। हाल ही में NATMO ने अपने कोविड-19 डैशबोर्ड के चौथे अद्यतन संस्करण को प्रकाशित किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? NATMO का नेशनल एटलस एंड थर्मेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में देख लेते हैं तो 1956 में राष्ट्रीय एटलस संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। प्रोफेसर SP चटर्जी भारतीय भूगोल के प्रमुख इस संस्थान के संस्थापक निदेशक थे। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं इसके। तो भारत के राष्ट्रीय एटलस का संकलन यह करता है, क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय एटलस के मानचित्र तैयार करता है और पर्यावरण और संबंधित पहलुओं पर अनुसंधान, अध्ययन और सामाजिक और आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव के आधार पर विषयगत मानचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक RNA वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोन के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन यानी कि इनेलास्टिक स्कैटरिंग पर निर्भर करता है, जिसे रमन प्रकीर्णन यानी कि रमन स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट रमन स्पेक्ट्रम होता है और किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम को देखकर उन पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रमन प्रभाव के बारे में, जिसके लिए CV रमन प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। रमन प्रभाव के लिए CV रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन बर्डविंग, जिसको भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम है ट्रॉइडस आइकस। ट्रॉइडस आइकस, यह भी याद रखिएगा। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। गोल्डन बर्डविंग की खोज के बारे में देख लेते हैं। तो मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के दीदीहाट से, जबकि नर गोल्डन बर्डविंग को मेघालय के शिलांग में वानखर तितली संग्रहालय से खोजा गया है। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वानखर तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मेघालय के शिलांग में स्थित है। और दीदीहाट कहाँ से स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब देख लेते हैं गोल्डन बर्डविंग की कुछ विशेषताएं। तो इस प्रजाति के पंखों की लंबाई जो होती है वो 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग की तुलना में मामूली रूप से थोड़ी बड़ी होती है। इससे पहले सबसे बड़ी भारतीय तितली जो वर्ष 1932 में दर्ज की गई थी वह दक्षिण बर्डविंग्स के प्रजाति से ही संबंधित थी, जिसे तब कॉमन बर्डविंग वैज्ञानिक नाम ट्राइडेस हेलेना की उप प्रजाति के रूप में जाना जाता था। हालांकि ब्रिगेडियर इवांस ने जिस तितली की माप की थी वह अज्ञात थी और किसी अन्य तितली के पंखों को 190 मिलीमीटर के रूप में नहीं मापा गया था जिसे उन्होंने खोजा था। नर गोल्डन विंग के पंखों की लंबाई 106 मिलीमीटर होती है, जो कि मादा गोल्डन बर्डविंग से अत्यंत छोटा होता है। अब देख लेते हैं दक्षिणी बर्डविंग के बारे में, जो कि इससे पहले सबसे बड़ा
भारत का तितली था। दक्षिणी बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस मिनोस है। इसके पंखों की लंबाई 140 से 190 मिलीमीटर तक होती है। इसे भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक माना जाता है। दक्षिणी बर्डविंग को IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत कम संकट यानी कि लिस्ट कंसर्न की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मापक देख लेते हैं। सल्क पंखी या लेपिडाप्टेरा के अध्ययन में उपयोग किया जाने वाला एकमात्र पैमाना या माप पंखों के फैलाव की माप है, यानी कि तितलियों के का माप जो किया जाता है वो पंखों के फैलाव को मापकर किया जाता है। इसमें तितलियों को उनके पंखों के आधार से ऊपरी छोर तक मापा जाता है। लेपिडाप्टेरा क्या होता है देख लेते हैं। सल्क पंखी या लेपिडाप्टेरा कीटों का एक विशाल समूह है जिसमें तितलियां एवं सलभ यानी कि मॉथ्स के अतिरिक्त बहुत से कीट शामिल हैं। कीटों के वर्गीकरण के लिए लेपिडोप्टेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। यह शब्द लैटिन के लेपिडोस तथा टिरोन के मिलने से बना है। लेपिडोस का मतलब होता है सल्क और टिरोन का मतलब होता है पंख। इस समूह में लगभग 1,74,250 प्रजातियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बुबोनिक प्लेग। चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयान नूर नामक शहर में स्थानीय अधिकारियों ने बुबोनिक प्लेग का मामला सामने के बाद एक चेतावनी जारी की है। 14वीं शताब्दी में बुबोनिक प्लेग के कारण केवल यूरोप में 50 मिलियन मौतें हुई थी। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ मौत केवल यूरोप में हुआ था 14वीं शताब्दी में। बुबोनिक प्लेग के बारे में देख लेते हैं। तो यह जिसे प्लेग बेसिलस या फिर येर्सिनिया पेस्टिस भी कहा जाता है, लसिका पर्व पर हमला करता है, यानी कि लिम्फ नोड्स पर हमला करता है, जिससे सूजन, दर्द एवं मवाद बनता है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा लसिका प्रणाली लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करके यह लिम्फ नोड्स या लसिका पर्व में सूजन का कारण बनता है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। यह सेप्टिकेमिक प्लेग एवं न्यूमोनिक प्लेग जो गंभीर न्यूमोनिया के कारण बनता है इससे भिन्न होता है। सेप्टिमेटिक प्लेग का प्रभाव यदि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रभाव पर पड़ता है तो यह मेनिंजाइटिस और एंडोटॉक्सिक शॉक का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि शीघ्र एवं प्रभावी उपचार के बिना ब्यूबोनिक प्लेग के 50 से 60% मामले खतरनाक है, किंतु यह बीमारी पूरी तरह से इलाज योग्य है। इसका कारण क्या होता है? तो ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाला एक जीवाणुकारी संक्रमण है। तो याद रखिएगा कि जीवाणु के कारण होता है और नाम क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस। ब्यूबोनिक प्लेग के एक संक्रमित पिस्सू जेनोसेल्ला चियोपिस के काटने से उत्पन्न होता है, जिसे रैट पिस्सू भी कहा जाता है। सामान्य लक्षण देख लेते हैं इसके। तो ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे सामान्य संकेत एक या अधिक बढ़े हुए दर्दनाक लिम्फ नोड्स होते हैं, जिन्हें बुबोएस के रूप में जाना जाता है। बुबोनिक प्लेग से संबंधित बुबोएस आमतौर पर मानव शरीर में कांख यानी कि आर्म पिट्स, ऊपरी उड़ू यानी कि अपर फेमोरल, कमर एवं गर्दन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो है कुछ कॉमन प्लेसेज हैं जहाँ पर प्लेग अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, मैप पर दिया हुआ है। और इधर जो है टाइप्स ऑफ प्लेग के बारे में दिया हुआ है। तो यह जो है आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। और इधर जो है ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में जानकारियाँ दी गई है, तो यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको भी वीडियो रोक करके और देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेवियोसाइड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हालिया अध्ययन में पाया है कि जब नैनो कणों पर स्टेवियोसाइड का लेप किया जाता है तो मैग्नेटिक हाइपरथर्मी या मीडिएटेड कैंसर थेरेपी की दक्षता में वृद्धि हो सकती है। स्टेवियोसाइड हनी यार्बा की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप आधारित ग्लाइकोसाइड है। हनी यार्बा का वैज्ञानिक नाम स्टेविया रेबाउदियाना बेटोर्नी है। इसे प्राकृतिक मिठास के रूप में उपयोग किया जाता है तथा इस तत्व में कैलोरी की मौजूदगी भी नहीं होती है। मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी के बारे में देख लेते हैं। तो कैंसर चिकित्सा की MSCT विधि नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले सर्फेक्टेंट, मोइटाइस, ओलिक एसिड और पॉलीसोर्बेट 80 की तुलना में चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग करके ट्यूमर के ऊतकों को गर्म करने पर आधारित होती है। अब लास्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं इंडियन ग्लोबल वीक 2020।
संदर्भ देख लेते हैं तो 9 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने लंदन में शुरू हो रहे भारत वैश्विक सप्ताह 2020 यानी कि इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के सम्मेलन को संबोधित किया। इसका थीम है बी द रिवाइवल ए बेटर न्यू वर्ल्ड, इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। उद्देश्य देख लेते हैं तो भारत की व्यापार एवं विदेशी निवेश प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सामरिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पता लगाना एवं इन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को समझना एवं उचित निर्णय लेना इसका उद्देश्य है। आयोजनकर्ता देख लेते हैं तो यूनाइटेड किंगडम स्थित मीडिया हाउस इंडिया इंक समूह इस कार्यक्रम को वार्षिक तौर पर आयोजित करता है। तो आयोजनकर्ता का नाम याद रखिएगा, इंडिया इंक समूह। इस सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी एक साथ भाग लेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों 9 से 11 जुलाई तक चलेगा, जिसे 250 वैश्विक वक्ताओं के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस आयोजन से देश के इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस सम्मेलन में व्यापार, भू राजनीति, बैंकिंग एवं वित्त, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सुरक्षा, कला एवं संस्कृति तथा फार्मा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे शामिल किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। कृपया करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है